हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैंने तुम लोगों को बताया था कि आप लोगों के एक नया टॉपिक जो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आप लोगों के ऐड हुआ है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते कैसे हैं हम लोगों ने उस बारे में बात करी थी। आज की अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। एक्चुअली अब तक 104 अमेंडमेंट हो चुके, इस ईयर 2020 तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अब 104 पूरे के पूरे लर्न करना थोड़ा लिटिल बिट मुश्किल है। मतलब हम लोग नहीं सोच सकते कि हम पूरे 104 सारे अमेंडमेंट्स याद कर लें, पर हाँ कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हाँ, हम अब से उन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि अमेंडमेंट्स होते कैसे हैं। पार्लियामेंट में बिल आता है, बिल के बाद में वो दोनों जो हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा है उन दोनों से पास होता है। पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है, हमारे जो अमेंडमेंट्स है वो मतलब बिल से वो क्या हो जाते हैं, अमेंडमेंट्स हो जाते हैं। जब तक वो मतलब चल रहा है कि लोकसभा में जो चल रहा है, फिर राज्यसभा में हो रहा है, फिर प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, इस कंप्लीट प्रोसेस में उसे बिल ही कहेंगे, वो अमेंडमेंट नहीं होगा। वो बिल अगर लास्ट प्रेसिडेंट से सिग्नेचर हो गया उसके बाद में वो क्या हो जाता है, अमेंडमेंट होता है। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा फ्लैक्सिबल है और थोड़ा रिजिड है। मतलब इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करना इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बिल लोकसभा क्लियर कर दे, पास कर दे, और राज्यसभा नहीं करे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कोई बिल होता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट एक साथ मीटिंग भी नहीं बुला सकते, ये हमारे उसमें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब इतनी आसानी से अमेंडमेंट। एंड थर्ड थिंग, अगर किसी अमेंडमेंट पर किसी ने चैलेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज जुडिशरी में जाके वो चैलेंज होगा। और वो जो अगर चैलेंज के अकॉर्डिंग अगर जुडिशरी ने कह दिया कि हाँ इसके थ्रू जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें गिवन है वो वॉलेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अमेंडमेंट वापस हो सकता है कि उसको अबॉलिश कर दिया जाए, हटा दिया। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। फर्स्ट अमेंडमेंट, हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्किंग में आया था वो आया था हमारे 26 जनवरी 1950 को। एंड हमारा जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था। The state was empowered to make special provisions for the advancement of socially and background classes. मतलब इस अमेंडमेंट में सबसे पहले दिया गया कि जो भी स्टेट है उनको पावर दी गई, उसको एम्पावर किया गया स्टेट्स को, कि वो जो स्पेशल प्रोविजंस किन के लिए बना सकते हैं, सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मतलब हो सकता है कि मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर सबके लिए था, बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल रिजर्वेशन वगैरह दिए गए थे। पर एक पॉइंट ये था कि हो सकता है किसी स्टेट में जितना हमने सोचा है या जितना हमको पता है, जितना हम अज्यूम किया, उससे ज़्यादा उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो, तो स्टेट्स को एम्पावर किया गया कि वो स्पेशल प्रोविजंस किन के लिए ला सकती है, सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ला सकती है। उसके लिए उन्हें ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल निकालेगी और वो पूरे कंट्री पे इम्पोज होगा तभी कोई काम हो सकता है, ऐसा नहीं होएगा। स्टेट्स को एम्पावर किया गया कि कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, कि आप ना मतलब स्टेट वाइज आप चेंजेस ला सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, जैसे अभी हमारे उसमें हुआ था राजस्थान में, गुजर्स ने आंदोलन किया था। वो किस लिए किया था कि उन्हें वो क्या चाहिए था, रिजर्वेशन चाहिए था। पर क्या गुजर जो है वो पूरे इंडिया में है? नहीं है, हमारे राजस्थान में है पर्टिकुलरली। और वो जो हुआ था, वो जो आंदोलन हुआ था हमारे राजस्थान में हुआ था। तो उसके लिए जब राजस्थान में जब ये आंदोलन हुआ था तब राजस्थान में इनको ये चीज़ देने की डिमांड की गई थी कि राजस्थान में इनको एक स्पेशल वो दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। अब अगर ये एम्पावर अगर स्टेट के पास नहीं होती तो वो गुजर्स को स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था उसमें ये पावर्स दी गई। ठीक है, एडेड 9th शेड्यूल
to protect the land reform and other laws include in it from the judicial review. एक्चुअली जो हमारा 9th शेड्यूल है, हमारे टोटल जितने भी शेड्यूल्स हैं उसमें जो 9th शेड्यूल है वो शेड्यूल ऐसा है कि उसमें जो भी पॉइंट्स है, उसमें जो भी टॉपिक्स मेंशन है उनको कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता. ठीक है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते. जैसे हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल चैलेंजेबल नहीं, उसी तरह 9th शेड्यूल में जो भी टॉपिक इंक्लूड है वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते इन केस कि वो कहीं फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं. तो अगर कहीं किसी पॉइंट पर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू पर जा सकते हैं. ठीक है. 3 more grounds of restriction on freedom of speech and expression: public order, friendly relation with foreign state, and incitement to an offense also made restriction responsible and thus justifiable in nature. मतलब कुछ restrictions और कुछ restrictions दी गई थी freedom of speech and expression के अंदर. वो कौन सी थी? public order था, friend relations with foreign states थे. ये कुछ restrictions लगाए गए थे, है ना. और मतलब ये वाले changes फर्स्ट अमेंडमेंट में हमारे हुए थे. द सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था हमारे 1952 में. ये भी एक इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर पहले जो हमारा स्केल था उसको चेंज किया गया था. द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा वॉज री एडजस्ट स्टार्टिंग दैट 1 member कैन रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7.5 लाख. मतलब जो लोकसभा का एक कैंडिडेट होगा या एक मेंबर होगा वो कम से मतलब कितने जनों को रिप्रेजेंट कर सकता है? 7.5 लाख पीपल्स को वो रिप्रेजेंट कर सकता है. किसमें? लोकसभा में. मतलब 7.5 लाख पर आके वो क्या हुआ उनका, मतलब कि वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है. ठीक है. तो उस हिसाब से उस टाइम पे वो सीट्स चल रही थी. ठीक है. वेट अ सेक. Wait a sec, kids. Yes, okay, fine, no problem. Okay, next जो हमारा अमेंडमेंट आया वो था 7th अमेंडमेंट. The provision of having a common high court for 2 or more states was introduced. मतलब इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में एक हाई कोर्ट वर्क कर सकता है. मतलब पहले ये प्रोविज़न था कि हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होगा. ठीक है. पर इसके अंदर इन लोगों ने अमेंड किया कि ज़रूरी नहीं है हर स्टेट का अपना एक वो हाई कोर्ट हो. एक या एक से ज़्यादा स्टेट एक हाई कोर्ट पर भी, मतलब एक हाई कोर्ट एक या 2 स्टेट्स पर, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स पर भी वर्क कर सकता है. ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का अपना एक अलग हाई कोर्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है अबॉलिशन ऑफ क्लासेस A, B, C एंड D स्टेट्स. एंड मतलब क्या हुआ था कि जब हमारे स्टेट्स जब बने थे, हमने पहले बात करी थी, हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर बताया गया था कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेट्स थे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बन रहे थे. ठीक है. क्योंकि जो अपनी प्रॉपर लैंग्वेज के बेसिस पर लोग डिमांड कर रहे थे कि उनका अपना एक अलग स्टेट होना चाहिए. ठीक है. तो इस तरह जब स्टेट्स बनाने की जो कैटेगरीज थी ना, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, उन सबको अबॉलिश किया गया. एंड क्या किया गया? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज क्या की गई थी? फॉर्म की गई थी. सारी जो भी मतलब एक ग्राउंड्स नहीं होते, इस ग्राउंड पे स्टेट बन सकता है, उस ग्राउंड पे स्टेट बन सकता है, ऐसे ग्राउंड पे स्टेट, वैसे ग्राउंड, मतलब ये सारे जो लिस्ट थी वो सारी हटा दी गई थी. और उसके बाद में वापस 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया. ठीक है. ये था हमारा 7th अमेंडमेंट. नेक्स्ट है हमारा 9th अमेंडमेंट. 9th अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1960 में. फैसिलिटेट द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी द बिरुबरी यूनियन टू पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इन द इंडो पाक एग्रीमेंट. हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी तब हमने कहा था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था. और उसके बाद 1958 में जो वापस जब इंडिया पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हुआ था, इसके अंदर जो वेस्ट बंगाल का जो एक वो थी बेरूबरी यूनियन थी, वो उसको किस में लिया गया? हमारे इसमें आ गई थी ये जो
बैरूबरी जो वो थी ना सेशन, मतलब सेशन से मतलब एक रियासत थी, वो किस में आई थी, वेस्ट बंगाल में है, उसको वो हमारे पास आई थी। ये एक एग्रीमेंट हुआ था 1958 में, ये एक अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट आता है 10th अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट हमारा कहता है दादर नागर एंड हवेली इनकरप्टेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज द यूनियन टेरिटरी। मतलब जो दादर नागर एंड हवेली ये जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे इंडिया की, प्रेजेंट में यूनियन टेरिटरीज हैं, इन यूनियन टेरिटरीज को हमारे इंडिया में कब इंक्लूड किया गया था? 10th अमेंडमेंट 1961 के टाइम पे। उस टाइम पे इन सबको किस में लिया गया था? इंडिया में लिया गया, और इन्हें क्या डिक्लेयर किया गया था? यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारे जो स्टेट्स होते हैं उसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और यूनियन टेरिटरीज में कौन होते हैं? गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है गोवा, दमन एंड दीव 12th अमेंडमेंट में। मतलब हमारा जो 10th अमेंडमेंट था, हमारे 10th अमेंडमेंट में था दादर नागर हवेली, इनको इंक्लूड किया गया था। और जो हमारा 12th अमेंडमेंट था उसमें दमन, गोवा एंड दमन एंड द्वीप को इसमें इंक्लूड किया गया था। मतलब कि हमारा मतलब 1962 तक तो हम हमारे इंडिया को पूरा यूनाइट करने में ही लगे हुए थे कि इंडिया का यूनिट, मतलब इंडिया को यूनाइट किया जा रहा है, ठीक है। मैंने भी एक जगह इस चीज़ को पढ़ा था, या मैंने पढ़ा था, पता नहीं, मेरे टीचर ने हमें बताया था कि जब हमारा इंडिया फ्री हुआ था 14 to 15 अगस्त 1947 को जब हमारा इंडिया फ्री हुआ था, तब नेक्स्ट 7 डेज तक तो जो ये हमारे जो है ना अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इन सबको पता ही नहीं था कि इंडिया आज़ाद हो चुका, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें हम आयरन मैन भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था हमारे इंडिया को यूनाइट करने में। उन्होंने कहीं यहाँ से जो इंडियन आर्मी थी उनको भेजा, और वो भेज के वहाँ पे उन लोगों को वहाँ जाके उन्होंने वो किया था, मतलब हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको वो किया था, उस मतलब किया था कि वहाँ पे जाके नेशनल फ्लैग को लगाया था। तब जाके आफ्टर 7 डेज उन लोगों को पता चला था कि हमारा जो कंट्री है वो फ्री हो गया है। और अगर उस टाइम वहाँ पे इंडिया के लोग नहीं, इंडियन आर्मी नहीं पहुँचती, तो वो किसके अंडर में होता? पाकिस्तान के अंडर में होता, और हमें क्या करना पड़ता? अंडमान निकोबार घूमने जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता। पर उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक वाइज डिसीजन लिया, और हमारे ये जो है दादर नागर हवेली और ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इन सबको किस में इंक्लूड कर लिया? इंडिया में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है हमारा नागालैंड वॉज फॉर्म्ड विथ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371A। हमारा जो नागालैंड जो हमारा स्टेट है उसको 371A के अंडर में स्पेशल फॉर्म किया गया था, ठीक है। फिर आता है 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, ठीक है। ये 14th जो अमेंडमेंट था वो 1962 में हुआ था। ये 1962 में हो गए। इसमें क्या था? पौंडीचेरी इनकरप्टेड इनटू द इंडियन यूनियन। पौंडीचेरी को पुदुचेरी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो पौंडीचेरी था उसको हमारे इंडियन टेरिटरीज में लिया गया। अब यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हो गई थी? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड द्वीप, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, मतलब ये सारी कौन सी आ चुकी थी? वर प्रोवाइडेड द लेजिस्लेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब सॉरी, इन सबको ये सब यूनियन टेरिटरीज थी, और इनको एक लेजिस्लेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी दी गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे 14th अमेंडमेंट में हुई थी। हमारे पास कितने टोटल? 6 यूनियन टेरिटरीज। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा 19th अमेंडमेंट। सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वॉज अबॉलिश्ड एंड हाई कोर्ट वर गिवन द पावर टू हियर द इलेक्शन पिटीशन। हमारा 19th अमेंडमेंट 1966 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी कि जो हमारा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स था ना, उस सिस्टम को अबॉलिश किया गया। एक्चुअली पहले क्या होता था कि जो इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होते थे, या कोई भी मतलब कि कुछ गलत हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी जगह धांधली हो रही है, इन सबको देखने का काम, इन सबको सुनने का काम, इन सब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसे
सुनने का काम कौन करता था? इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक अलग डिपार्टमेंट था, वही इस काम को करता था और वही इस पर डिसीजन मेकर होता था, ठीक है। पर बाद में 1966 के इस 19th अमेंडमेंट के बाद में ये सारी पावर्स किसको दी गई? हाई कोर्ट को दे दी गई। जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड पिटीशन है, इलेक्शन से रिलेटेड पिटीशन से मतलब होता है कि अगर ठीक है किसी जगह पर कोई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में या तो जो भी कैंडिडेट खड़ा है वो हो, या किसी पर्सन को पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो कि उसे पता है कि हाँ इस जगह धांधली हुई है, या ठीक है किसी एक जगह का इलेक्शन कोई एक पर्सन जीत गया, उसे बिलीव था कि जो दूसरा था जो उसके अपोजिशन पे था उसको बिलीव था कि नहीं ये इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा, तो उसको लगा कि ये डाउट है, इसने हो सकता है इसमें कुछ चीटिंग करी। तो ये जो चीटिंग रिलेटेड मैटर होते हैं, या कहते हैं ना वो मशीन से रिलेटेड, अगर किसी को लगता है कि मशीन ही सही नहीं है, मशीन प्रॉब्लम कर रही है, या मशीन को बायस्ड कर दे, मतलब इस तरह का कोई भी बायस्ड बिहेव अगर किया जाता है इलेक्शंस में, या किसी को कोई कंप्लेंट होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो कहाँ पर होता है? पहले सुना जाता था वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इसको इंक्लूड किया जाता था, पर कहीं ना कहीं फिर बाद में इस डिपार्टमेंट को अबॉलिश किया गया, और अबॉलिश करने के बाद में क्या लिया गया? हाई कोर्ट को इसकी पावर दी गई कि जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड पिटीशन है वो सब कौन देखेगा? हमारा वो देखेगा, क्या कहते हैं, हाई कोर्ट देखेगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नहीं देखेगा, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारा ये वाला जो हमारा जो सर लास्ट नहीं कहूँगी, इसको 21st अमेंडमेंट है। 21st अमेंडमेंट हमारा क्या हुआ? सिंधी लैंग्वेज वॉज लैंग्वेज इनटू 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई हैं हमारी, उन लैंग्वेजेस में किसको ऐड किया गया? हमारे सिंधी लैंग्वेज को भी ऐड किया गया। मतलब जो कहते हैं ना कि सिचुएशंस चेंज होने के साथ में हमारे क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की नीड हुई। अब जैसे सिंधी को लेना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को हटाना, यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म करना, है ना, और कुछ चीज़ें जो कि जुडिशियल रिव्यू में नहीं आनी चाहिए उनको ऐड करना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जो टाइम चेंजिंग के साथ में गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, या ये कुछ चीज़ें अबॉलिश होनी चाहिए। तो ये अमेंडमेंट्स रेगुलर चलते रहे, और अमेंडमेंट्स आज भी चल रहे हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि ये जो चेंजेस है वो बहुत ज़रूरी होते हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए। इन चेंजेस के थ्रू ही हमें मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कंपल्शन पे आती है कि ये चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए, तभी पॉसिबल सारी चीज़ें हो पाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि 8th शेड्यूल में इन्होंने सिंधी लैंग्वेज को, अभी हमने आज 21st अमेंडमेंट 1967 तक हमने पढ़ा है। आगे के अमेंडमेंट्स के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि आगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, ठीक है।